हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि गौरव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो टॉपिक का नाम ही था मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट तो बात की बात है, पहले चार्ज मोशन में आएगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा, और इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। उससे पहले आप लोगों ने जाना कि जब चार्ज रेस्ट में था तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव उस चार्ज पर नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही चार्ज को मोशन देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से। ठीक है, अब बात हम लोग आते हैं कि इसका जो हम लोग पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल के पर आ रहे हैं, तो फॉर्मूला के अनुसार से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। अब जरा सोचिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ये क्या है, चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसकी वेलोसिटी वी है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, जो हम एरो दिए हैं ये इधर की ओर ईस्ट होता है, ईस्ट की ओर जा रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी सब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। अब क्या हम करने जा रहे हैं कि अगर बाय द वे मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी तरफ है ना, बी वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी तरफ से है, तो बी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। और इस बेसिस पर फोर्स कितना हो जाएगा, 0। जब चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में भी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या है, पैरेलल है। अब बी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, अब या तो एंगल 0 कहें, थीटा या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। ठीक है, बी वेक्टर का जैसे कि बी वेक्टर का डायरेक्शन अगर इधर है और बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, बी वेक्टर का डायरेक्शन ईस्ट है और बी वेक्टर का डायरेक्शन वेस्ट है, दोनों डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो थीटा होता है 180 डिग्री, उस समय थीटा क्या होता है, 180 डिग्री। और जब दो वेक्टर दोनों के दोनों एक दूसरे के की ओर डायरेक्टेड होते हैं, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, एक ही ओर होता है, पैरेलल होते हैं, तो एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री रहे चाहे 180 डिग्री रहे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 180 का वैल्यू 0। इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल जिस रास्ते से चल रहा था उस रास्ते को डाइवर्ट करने वाला, उस रास्ते से डाइवर्ट करने वाला कोई एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अर्थात अगर चार्ज पार्टिकल ईस्ट की ओर जा रहा था तो एकदम ईस्ट की ओर ही जाएगा, इसके डायरेक्शन में कोई प्रभाव नहीं होगा। क्या समझ में आया कि एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही ओर हो या एक दूसरे के विपरीत हो तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगता है, जिससे चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाते रहेगा। अर्थात चार्ज पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन से वो विमुख नहीं होगा, वो डेविएटेड नहीं होगा। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया कि कब चार्ज पार्टिकल आप स्ट्रेट लाइन में ही जाते रहेगा, ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 90 डिग्री हो जाए तो क्यू भी बी साइन 90 लिखेंगे, जिससे हो जाएगा क्यू भी बी।
अर्थात मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पर लगेगा वो क्यू भी होगा। अब इस आधार पर हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे कि जरा सोचिए, पिछला ही वीडियो में आप लोगों को बताए हम कि मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस से रिप्रेजेंट होता है तो ये बता रहा है कि बोर्ड पर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। अगर डॉट डॉट से रहता तो ये पता बताता क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोर्ड पर परपेंडिकुलर अपवर्ड है ना। तो ये तो क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्रॉस आपको मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जरा सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड डाउन द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डाउन द प्लेन, और कोई चार्ज पार्टिकल इसमें इंटर किया, ऐसे करे जैसे भी करे, ये समझिए ये v वेक्टर है ऑन द बोर्ड। v वेक्टर क्या है, ऑन द बोर्ड, और b वेक्टर है ऑन द b वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो चार्ज है वो इस बोर्ड पर वेलोसिटी है। तो जरा सोचिए कि ये डायरेक्शन डाउन द प्लेन है और ये आपका इसी बोर्ड पर है, तो जिसके कारण एक फोर्स लगा, क्योंकि ये तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो एफ वेक्टर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो वी वेक्टर का डायरेक्शन और बी वेक्टर का डायरेक्शन मान लेते हैं कि वी वेक्टर का डायरेक्शन वी वेक्टर बराबर वी नॉट आई कैप, अगर मान लेते हैं, ठीक है, आई कैप, और बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, माइनस बी नॉट के कैप। तो जरा बताइए कि वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट आई कैप क्रॉस माइनस बी नॉट के कैप, तो हो जाएगा v माइनस वी नॉट बी नॉट, और आई कैप क्रॉस के कैप, आई क्रॉस के कितना होता है, माइनस जे कैप, तो क्या हो जाएगा v नॉट बी नॉट जे कैप। इसका मतलब है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अर्थात ये जो फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा आपको इस डायरेक्शन में। इस प्रकार से यहां से ये एक सर्कल में मूव करने लगेगा, इस प्रकार क्या करने लगेगा, एक सर्कल में मूव, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो जरा ध्यान से देखिए कि जो ये कंक्लूजन क्या निकला कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, चार्ज का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, और वो चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्टेड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में मूव करने लगेगा। चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करने लगेगा, एक सर्कल में मूव करने लगेगा, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन देख ही रहे हैं कैसे जा रहा है, इस प्रकार से। तो जो सर्कल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो आपका चार्ज पार्टिकल है सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। देखिए, इस चीज को समझने के लिए स्क्रू रूल का भी ध्यान रखते हैं। देखिए कैसे स्क्रू रूल का ध्यान रखते हैं, ये आपका डायरेक्शन हो गया वी वेक्टर का, समझ गए, और डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये जो कलम हम दिए हुए हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, वी वेक्टर है। तो जाहिर सी बात है कि जो एफ वेक्टर होगा वो इसी बोर्ड पर होगा। देखिए बी वेक्टर बोर्ड पर परपेंडिकुलर है और ये वी वेक्टर है जो बोर्ड पर है, तो दो प्लेन, दो एक्सिस क्या होता है, एक ही तरफ होता है, एक ही बोर्ड पर। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या होगा, वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम यहाँ पर पेन को रख कर घुमाएंगे, ठीक है,
कैसे घुमाएंगे, भी से बी की ओर, पीछे वाला कैप को भी से बी की तरफ घुमाएंगे। ठीक है, तो ये जरा सोचिए कि ये ऐसे था और ये ऐसे रखा हुआ है, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन। अब ये फोर्स का डायरेक्शन या तो ऐसे होगा, फोर्स का डायरेक्शन या तो इधर की ओर आएगा या तो इधर की ओर आएगा, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन आएगा। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है डाउन द प्लेन। तो जैसे ही यहाँ पर पेन को रखे और पेन के बैक पोर्शन को घुमाए, है ना, और बी से बी की ओर, बी कहाँ है, बोर्ड के अंदर है, बी को समझिए बोर्ड के अंदर है, तो भी से बी की तरफ कलम को घुमाएंगे तो कलम क्या होगा, कसाएगा, है ना, कलम क्या होगा, कसाने से कसाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फोर्स आएगा मैग्नेटिक फोर्स, ये इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। इस बातों को समझिएगा। तो एक ये तरीका हो गया स्क्रू रूल से, दूसरा वेक्टर कॉन्सेप्ट से हो गया। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखने की काफी जरूरी है। एक और होता है पॉजिटिव चार्ज पर, वो रूल होता है लेफ्ट हैंड रूल। जैसे याद रखना, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। तो ये FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। अब सोचिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है, ये आपका हो गया चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन, और ये अंगूठा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सोचिए ये जहां पर पॉइंट पर उंगली रखे, ये उंगली कौन सा उंगली, फोर्थ फिंगर। फोर्थ फिंगर आपको ध्यान रखिएगा, FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, बी से मैग्नेटिक फील्ड, आई से इलेक्ट्रिक करंट। नहीं तो फुल्ली बेवकूफ इंसान, F फुल्ली, बी बेवकूफ, आई इंसान, है ना। तो F फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो ये तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, ये उंगली। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डाउन द वर्ड था, डाउनवर्ड। और ये अंगूठा कहाँ दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो आपको मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रकार से चार्ज पार्टिकल कैसे घूमने लगेगा, ऐसे, अर्थात सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन हुआ तो वो सर्कुलर मोशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपसे ये डायरेक्शन दे दिया गया कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कौन सा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या, बोर्ड पर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में कैसे घूमने लगेगा, ये कैसा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि नहीं, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है। तो इस बातों को ध्यान में रखना है कि कब चार्ज पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है या कब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। दो तरीका है, आप दोनों तरीका को समझने की कोशिश कीजिएगा। दोनों तरीका जरूरी है और दोनों तरीका का यूज करने की जरूरत है। स्क्रू रूल, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, सब का सब इस क्रॉस प्रोडक्ट पर है। ठीक है, तो आप कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन सोचिए, डायरेक्शन पता करना होगा तो इसे कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को गोली मार। कंक्लूजन निकालिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो वो चार्ज पार्टिकल सर्किल में घूमने लगेगा। वो चार्ज पार्टिकल कैसा घूमने लगेगा, सर्कल में घूमने लगेगा। अब चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, तो सर्कल में घूमेगा तो एक उसका रेडियस अपना होगा। वो रेडियस कैसे निकालते हैं इस चीज को, तो देखिए यहाँ पर जगह है खाली, यहाँ पर बताते हैं। देखिए, जो हमारे पास फोर्स पता चल गया, ये वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल इंटर किया, इसको प्रोजेक्ट किए। और ये मत समझिएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है। इस बोर्ड पर जितने भी हम लाइन खींचे, जैसा भी लाइन खींचे बोर्ड पर, इस बोर्ड पर जो भी लाइन खींच रहे हैं, सभी के सभी लाइन क्या हैं, प्लेन को प्लेनर है, एक ही प्लेन पर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये बोर्ड पर ऐसे लाइन खींचे, चाहे ऐसे लाइन खींचे, चाहे ऐसे लाइन, ये सब क्या है, कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे है। ठीक है, तो जब ये वेलोसिटी का ये एक प्लेन है और ये वेलोसिटी के प्लेन पर परपेंडिकुलर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर जैसे इंटर किया, और मैग्नेटिक फील्ड है कैसा, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट किए हुए, मैग्नेटिक फील्ड है कैसा, डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कैसे घूमने लगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका समझ लेते हैं कि अगर इसका कुछ रेडियस होता, जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं, क्या है रेडियस, आर।
आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से पता करेंगे। दूसरा आपको ये मेमोराइज कर लेना है कि कैसे घूमेगा, सर्कल में ही घूमेगा। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो चार्ज कैसे घूमने लगेगा, सर्कल में घूमने लगेगा। अब इस सर्कल का रेडियस निकालेंगे। तो कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, वो फोर्स को क्या बोलते हैं, mv² बटा r। और यहाँ पर आपको जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो है क्या, QVD। तो V से भी कैंसिल, इसलिए R बराबर क्या हो गया, mv बटा QV। तो R का वैल्यू निकल गया। अर्थात जब सर्कल में चार्ज पार्टिकल कब घूमेगा, मन में प्रश्न आइएगा, सर्कल में चार्ज पार्टिकल कब घूमेगा, जब चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो चार्ज पार्टिकल कैसे घूमेगा, सर्कल में। और उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, mv बटा QV। m क्या है, m है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, v हो गया वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, Q हो गया चार्ज, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड। B क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट, कौन सा फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, m मास का चार्ज पार्टिकल, v वेलोसिटी के साथ B मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया जाता है तो वह चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में मूव करने लगा और उस सर्कल का रेडियस क्या हो गया, mv बटा QB। सबको समझ में आ गया होगा कि R बराबर mv बटा QB कैसे आ गया। जो स्टूडेंट आज हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दूसरा, अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको जरूर लाइक कर देंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। अब देखिए हम लोग तो ये निकाल लिए R बराबर mv बटे QB, फॉर्मूला हमारे पास निकल गया। इस प्रकार से आप सर्कल में घूम भी रहा है चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम भी रहा है। v वेलोसिटी, ठीक है। देखिए वेलोसिटी ये जो होता है हमेशा, वेलोसिटी जो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंशियल होता है। ये चार्ज पार्टिकल घूम रहा है टेंजेंशियल। अब मैग्नेटिक फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगा हुआ है F मैग्नेटिक फोर्स, तभी ये चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। चार्ज पार्टिकल का नाम क्या है, Q। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउन द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बोर्ड पर डाउन द प्लेन, ठीक है। अब इस हिसाब से इस चार्ज पार्टिकल को एक फुल साइकिल लगाएंगे तो टाइम लगेगा। एक फुल साइकिल लगाने में, फुल सर्कल पूरा करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या कहता है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड T बराबर क्या लिखेंगे भाई, फुल सर्कल कवर करेगा एक फुल सर्कल तो कितना इसका सर्कमफेरेंस आ जाएगा, 2πr। अब बटे वेलोसिटी क्या है, इस वेलोसिटी ध्यान रखे, पिछला ही वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जब सर्कल में घूमेगा तो इसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी का डायरेक्शन वेरिएबल है, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन जिसका डायरेक्शन हर प्रत्येक पॉइंट पर जाएंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदलते जाएगा। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन जो रहेगा हमेशा कहाँ रहेगा, सेंटर की ओर ही रहेगा। और हमेशा हर पॉइंट पर
वेलोसिटी और फोर्स के बीच का जो एंगल आएगा हर पॉइंट पर 90 डिग्री, चाहे वो पॉइंट यहां ले लीजिए, ये प्रत्येक पॉइंट पर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, जो स्टूडेंट 11th में सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे उनको नॉलेज होगा कि प्रत्येक पॉइंट पर फोर्स और वेलोसिटी का जो बीच का एंगल होगा हमेशा 90 डिग्री होगा। फोर्स हमेशा सेंटर की ओर होगा, मैग्नेटिक फोर्स, और वेलोसिटी प्रत्येक पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कहते क्या है? स्पीड। तो 2 पाई आर बटा इसका स्पीड क्या हो गया? स्पीड भी से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बटा स्पीड, तो यह लिख दिए। तो अब बताइए टी बराबर 2 पाई, आर के जगह पर क्या लिखेंगे? आर के जगह पर हम लोग लिख देंगे एम भी, यहाँ पर बटा क्यू बी, तो भी से भी कैंसिल, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई एम बटा क्यू बी। ये तो टाइम पीरियड निकल गया। चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया गया, तो वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में घूमेगा, उस सर्कल का रेडियस एम बी बटा क्यू बी होगा, चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड होगा 2 पाई एम बटा क्यू बी, और फ्रीक्वेंसी जो होगा ये होता है 1 बटा टी, इस हिसाब से क्यू बी बटा 2 पाई एम फ्रीक्वेंसी हो गया। अब जरा सोचिए, चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड हो या फ्रीक्वेंसी हो, ये फ्रीक्वेंसी क्या चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी पर निर्भर कर रहा है? चार्ज पार्टिकल के स्पीड के बढ़ने या घटने से फ्रीक्वेंसी, कहीं देख रहे हैं भी है इस इक्वेशन में, भी नजर आ रहा है? कहीं नहीं है, इस इक्वेशन में भी नजर आ रहा है। इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है तो सर्कल में उसके स्पीड से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं यहीं पर, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बटा कैपिटल टी। तो इस हिसाब से बताइए क्या हो जाएगा? कैपिटल टी आ जाएगा 2 पाई, तो क्यू बी बटा एम। तो क्या कॉन्सेप्ट निकला? ये आपका ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। तो क्या समझ में आया कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों का तीनों फिजिकल क्वांटिटी चार्ज पार्टिकल के स्पीड पर निर्भर नहीं करता है ना? कब कहेंगे? कि जब चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किए ना है परपेंडिकुलरली, तो सर्कल में जब घूम रहा हो तो चार्ज पार्टिकल का लिए जो टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, ये तीनों का तीनों फिजिकल क्वांटिटी चार्ज के स्पीड पर निर्भर नहीं करेगा। तो कॉन्सेप्ट लिख लेंगे कि टी एफ ओमेगा डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं इस फॉर्मूला पर। ये अभी हम छोड़े हुए थे, इस पर बहुत सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सब हो गया, इसको मिटा देते हैं। देखिए, आप पढ़े होंगे लीनियर मोमेंटम 11th में। लीनियर मोमेंटम P बराबर mv, और काइनेटिक एनर्जी K बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये पढ़े हैं। और आगे चलकर मॉडर्न फिजिक्स में काइनेटिक, चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल
K बराबर E इंटू भी। इसको हम ऐसा देखें, यहाँ भी भी है, यहाँ भी है, लेकिन ये तो जो इस तरह से भी हम लिखे, इस भी का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो भी लिख दिए, ये हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये आपको इसमें वर्क पावर एनर्जी के हिसाब से कह सकते हैं कि नेट वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नेट वर्क। मान लिया जाए कि कोई चार्ज रेस्ट में है, उस समय काइनेटिक एनर्जी 0। अब उस चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस v में रख, तो चार्ज, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, तो उसके अंदर एक अपना वेलोसिटी आएगा, उस वेलोसिटी के कारण उसका काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन पहले काइनेटिक एनर्जी 0 और अब काइनेटिक एनर्जी मान लिया k, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी k माइनस 0 बराबर k और इक्वल टू नेट वर्क डन। तो वर्क डन बराबर फॉर्मूला आपको याद होगा 11 इसमें इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बटा चार्ज। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन क्या हो जाए, Q इंटू भी, इसीलिए K बराबर EV। और जिस विद्यार्थी को तो ये को दिक्कत होता है, तो डायरेक्ट बोर्ड स्टूडेंट को ये फॉर्मूला तीनों का तीनों याद होना चाहिए, बोर्ड में पढ़ने वाले और कंपटीशन का तैयारी करने वाले को ऑटोमेटिक समझ में आ सकता है। तो लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी बराबर k इंटू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल k बराबर E। अब E क्या है, E इज अ चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल। अब V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब रिलेशन होता है लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन। तो क्या होता है, P बराबर होता है रूट अंडर 2 इंटू के इंटू एम। ऐसे याद करने के लिए हम कॉन्सेप्ट बोल दिए थे, P बराबर √2 किलोमीटर, याद करने के लिए P बराबर √2 किलोमीटर, है ना। अपना शॉर्टकट से अपना याद किया कि 2 इंटू के, क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी, m हो गया मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब इस बेसिस पर जरा देखिए, इसको मिटा देते हैं, अब यहाँ पर तो कोई जरूरत है नहीं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक बटन प्रेस करते जाइएगा। पेन का कैप किधर गया, हाँ, तो क्या हम कह रहे थे कि यह फॉर्मूला R बराबर एम भी, तो देखिए तो m इंटू वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, मोमेंटम। तो R बराबर क्या लिखेंगे, P बटा क्यू बी, R बराबर P बटा क्यू बी। अब देखिए लीनियर मोमेंटम बराबर क्या लिखे, √2 km, ये वो फॉर्मूला याद करने के लिए हो गया। दूसरा R बराबर रूट अंडर 2 इंटू के इंटू एम बटा क्यू बी, ये दूसरा फॉर्मूला याद करने के लिए हो गया। तीसरा R बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखे, E इंटू भी, तो मान लिया जाए तो ये क्या लिखे 2 इंटू ई इंटू भी इंटू एम बटा क्यू बी, तीसरा फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी क्या है, भी इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस बेसिस पर देखिए ये आपका कंपटीशन ओरिएंटेड फॉर्मूला हो गया, और ये जो फॉर्मूला जो है बोर्ड बेस पर है गया। तो किसी चार्ज पार्टिकल जब सर्कल में घूमेगा तो सर्कल का रेडियस बराबर क्या होगा, लीनियर मोमेंटम बटा क्यू बी। सर्कल का रेडियस बराबर रूट अंडर 2 के एम, के क्या है काइनेटिक एनर्जी, इंटू एम बटा क्यू बी। और अगर भी वोल्ट से उसको प्रोजेक्टेड किया गया है तो उस हिसाब से आर बराबर रूट अंडर 2 इंटू ई इंटू भी इंटू एम बटा क्यू बी। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं। और दूसरा क्या, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है, वो चार्ज पार्टिकल किसमें घूमने लगता है, किस पथ में, सर्कुलर पथ में। सर्कुलर पथ में घूमेगा तो उसका रेडियस क्या होगा, एम बी बटा क्यू बी, है ना। इस हिसाब से टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल के स्पीड पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इस आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना।
क्या है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। मिटा दे इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपको हम चार्ज पार्टिकल लिख देते हैं, क्वेश्चन बनाने से पहले एक चार्ज पार्टिकल लिख देते हैं, यहाँ पर उस पर चार्ज लिख देते हैं और इसका मास लिख देते हैं। सबसे पहला काम बात लिखते हैं प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन होगा तो चार्ज पार्टिकल ई और मास इसको बोलेंगे एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन। अगर होता ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन ड्यूटेरियम, जैसे हाइड्रोजन के 3 आपका आइसोटोप्स होता है, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन होता ही है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो 3 आइसोटोप से ये हाइड्रोजन आपका कहलाता है हाइड्रोजन एटम, ये ड्यूटेरियम, ये ट्राइटियम, ये है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो उसका जो न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं ड्यूट्रॉन। तो जरा देखिए इस चार्ज पार्टिकल में प्रोटॉन तो एक ही प्रोटॉन, इसका तो आपका ई, और जो मास हो जाएगा वो मास हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम आयन, हीलियम आयन। और हीलियम आयन की बात करते हैं तो इसमें कितना है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, है ना, तो मास तो हो गया 4, है ना, तो अर्थात तो इसका मास क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। और चार्ज कितना? मात्र 2 प्रोटॉन के कारण चार्ज, तो 2e। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्यों लिख रहा है? प्रोटॉन के चार्ज का क्या होता है? निगेटिव में होता है, तो हम सिर्फ क्या लिखे? मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ई हो जाएगा। और मास ऑफ प्रोटॉन बटा 1837, ये चीज है। ये आपके पास डेटा हमेशा दिमाग में रखना है, जब सवाल पूछा जाएगा ये डेटा आपको नहीं रहेगा क्वेश्चन में मेंशन, ठीक है, ये डेटा आपको दिमाग में रखना है। क्या सवाल पूछा जा रहा है? कहा जा रहा है कि आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ये दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एक समान काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रोजेक्ट किया गया परपेंडिकुलरली, ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी एक समान है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा कांस्टेंट। तो कहा जा रहा है कि दोनों के रेडियस दोनों सर्कल में घूमेगा, तो दोनों चार्ज पार्टिकल जब सर्कल में घूमेगा तो उस चार्ज सर्कल का चार्ज पार्टिकल जो सर्कल में घूमेगा तो उसका रेडियस में क्या रिलेशन आएगा? तो प्रोटॉन के लिए रेडियस हम आरपी लिख देते हैं और न्यूट्रॉन के लिए रेडियस आरडी लिख देते हैं, ठीक है, प्रोटॉन के लिए रेडियस आरबी और न्यूट्रॉन के लिए रेडियस आरडी। अब तो आप सोचिए फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर √2km बटा क्यूबी। अब क्वेश्चन कहता है कि के कांस्टेंट बी कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? सॉरी, के कांस्टेंट बी कांस्टेंट, तो √m बटा क्यू, यही ना हो जाएगा। इस हिसाब से सोचिए, के कांस्टेंट बी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? आर डायरेक्टली √m बटा क्यू। अब आपको निकालना है आरपी बटा आरडी, तो क्या लिखेंगे? √mp बटा md इंटू क्यूपी बटा क्यूडी बटा क्यूपी। तो जरा देखिए क्या आ गया,
आरपी बटा आरडी। अब एमपी और एमडी के बीच में रिलेशन देखिए, ये ड्यूट्रॉन का मास कितना है 2mp और प्रोटॉन का मास क्या है mp, तो यहां क्या लिखेंगे mp बटा 2mp इंटू qd। ड्यूट्रॉन का चार्ज क्या है e और प्रोटॉन का भी चार्ज क्या है e, ये तो कट गया, mp से mp कट गया, इसलिए rd बराबर क्या आ जाएगा √2 इंटू आरपी। अर्थात क्या हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों सर्कुलर पथ में चलेगा, लेकिन प्रोटॉन का सर्कुलर पथ का रेडियस और न्यूट्रॉन के सर्कुलर पथ का रेडियस बराबर नहीं है। न्यूट्रॉन के सर्कुलर पथ का जो रेडियस होगा वो प्रोटॉन के सर्कुलर पथ का रेडियस का √2 टाइम्स है ना। इस हिसाब से ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने के लिए आपको आता है। अब दूसरा चीज आप कर सकते हैं, कहा जाएगा कि आपके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, तीनों के तीनों प्रोजेक्ट किया गया एक सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो बताना है कि किसका रेडियस ज्यादा बड़ा होगा, है ना, किसका रेडियस ज्यादा बड़ा होगा या क्या रिलेशन आएगा इस चीज को। यहां तो समझ में आ गया सभी को। देखिए क्या क्या कह दिए, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको रिलेशन किसमें निकालना है, आरपी, आरडी और आर अल्फा के बीच में। तो ये तो अभी अभी रिलेशन आप लोग निकाल लिए कि आरडी का जो रिलेशन है वो क्या होता है, आरडी बराबर √2 इंटू आरपी। अर्थात जब सेम काइनेटिक एनर्जी पर रहेगा तो प्रोटॉन का रेडियस का √2 टाइम्स होगा न्यूट्रॉन का रेडियस। अब न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में रिलेशन निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, आरडी बटे आर अल्फा बराबर √md बटे m अल्फा इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बटा चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल बटा चार्ज ऑफ ड्यूटेरियम। तो मास ऑफ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का मास कितना है 2 इंटू mp और अल्फा पार्टिकल का मास 4 इंटू mp। चार्ज, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e और ड्यूटेरियम का चार्ज e से e कैंसिल, mp से mp कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी, ये आपका 2 है और ये आपका 4 है, तो 2 से 2 ही कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा √2 इंटू 2, तो √2 से 2 कट गया √2। तो सोचिए आरडी बराबर क्या आएगा √2 इंटू आर अल्फा, आरडी बराबर भी क्या आ गया √2 इंटू आर अल्फा। इस हिसाब से देखा जाए, है ना, कैसे कि जो अल्फा पार्टिकल का रेडियस है और ड्यूटेरियम का रेडियस है, तो ड्यूटेरियम का रेडियस अल्फा पार्टिकल का रेडियस का √2 टाइम्स है ना। तो अर्थात प्रोटॉन का रेडियस बराबर अल्फा पार्टिकल का रेडियस, है ना, और इससे बड़ा है ड्यूटेरियम का रेडियस। चलिए ये तो हम लोग सॉल्व करके बनाए। अब आपके पास एक और कॉन्सेप्ट से लेकर, ये तो पूरा फॉर्मूला से, फॉर्मूला को ही मिटा देते हैं इसको। दूसरा किस तरह से, फॉर्मूला ही बेसिक है, वो क्या है, आर बराबर √2 इंटू के एम बटे √2 बटा क्यूबी। या सोचिए कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल √m बटा क्यू है। जो बच्चा कम लिखने के लिए सोचते हैं बनाने के लिए, तो जरा देखिए ये √m बटा क्यू है, √mp बटा ई, है ना, और अल्फा पार्टिकल के लिए √m, या देखिए √2, 4 का रूट क्या आएगा 2
और ये ई, इसका वैल्यू क्या आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, अर्थात रूट m बटा के इसके मास और चार्ज का रेशियो कितना आएगा 1 आएगा। प्रोटॉन का मास और चार्ज का रेशियो भी 1 आएगा। इस हिसाब से प्रोटॉन का रेडियस और अल्फा पार्टिकल का रेडियस क्या होगा इक्वल, और ड्यूटेरियम का रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा √2 टाइम्स अधिक होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग सारे पार्टिकल का रेडियस निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। चार्ज पार्टिकल इतना ही आएगा आपसे, और कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कशन नहीं होता, क्वेश्चन नहीं आता। आप लोग को ये सब वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। लाइक करने में कोई कोताही नहीं, वीडियो को जरूर लाइक करना चाहिए, ताकि इससे हमें उत्साह मिलता है, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं मेहनत वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल से, अब ना ही हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, ना ही 180 डिग्री की बात, ना ही 90 डिग्री, ये ऐसा नहीं। अब जरा सोचिए 0 डिग्री या 180 डिग्री रहता चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स 0। तो जैसा चार्ज पार्टिकल है जिस रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और जिस वैल्यू अगर चल रहा है जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में चलते रहेगा। लेकिन जहां 90 डिग्री हुआ तो चार्ज पार्टिकल कैसे घूमने लगेगा सर्कल में, है ना, उसका रेडियस हो गया। अब बात करते हैं कि ये तीनों एंगल छोड़कर कोई एंगल है, तो एफ फोर्स कितना हो जाएगा क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, जस्ट लाइक इसको इस तरह से फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है v वेक्टर, जो एंगल कितना है थीटा, और ये क्या है b वेक्टर, पैरेलल ही है। तो जैसे ही v वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों के क्या लगेगा एक फोर्स लगेगा, और इस फोर्स के कारण अब ये देखिए जब इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको हो जाएगा v cos थीटा, इसको रेड कलम से लिख देते हैं v cos थीटा, और दूसरा इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा जो कि क्या कहलाएगा v sin थीटा। तो सोचिए कि ये चार्ज पार्टिकल v sin थीटा के कारण क्या करेगा सर्कल में घूमेगा, और v cos थीटा के कारण एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल का दो डायरेक्शन मिल रहा है कि चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर v वेक्टर के डायरेक्शन में अगर v cos थीटा, और v cos थीटा और v वेक्टर क्या हो गया पैरेलल, तो इस पर तो मैग्नेटिक v cos थीटा के कारण और v वेक्टर पैरेलल होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो चार्ज पार्टिकल v cos थीटा से ही आगे की ओर जाते रहेगा। और v sin थीटा और v वेक्टर क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो इसके कारण v sin थीटा और v वेक्टर परपेंडिकुलर होने के कारण चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा सर्कल में घूमेगा। तो इस प्रकार से ये सर्कल में ऐसे जाएगा जैसे स्प्रिंग होता ना, स्प्रिंग को देखे हैं, स्प्रिंग में कोई चीज है इस तरह से सर्कल होते हुए जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। तो इस टाइप के पैटर्न को, सर्कुलर पाथ को, इस तरह के ट्रेजेक्ट्री को हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हेलिक्स। ठीक है, कब हेलिक्स बनता है, तो हेलिक्स में हेलिक्स बनेगा तो सोचिए कि जब सर्कल में घूमेगा सर्कुलर रेडियस, हेलिक्स के लिए जो सर्कुलर रेडियस होगा, सर्कुलर रेडियस आर बराबर क्या लिखे थे एम भी बटा क्यू बी, एम अब भी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर भी साइन थीटा ना है, तो एम भी साइन थीटा बटा क्यू बी। ठीक है, बात समझ में आया। अब इस हिसाब से अब दूसरी बात करते हैं, जरा सोचिए कि आपका एक इस तरह से है, ऐसे जाएगा ऐसे, तो यहां से शुरू किए एक चक्कर लगाते हुए फिर पहुंचा, तो जो एंड हो गया फर्स्ट एंड और ये लास्ट। स्प्रिंग को देखिएगा, स्प्रिंग यहां से शुरू होता है एक कॉर्नर और वो सामने ही एक कॉर्नर अगला कॉर्नर पर आएगा, तो एक फुल चक्कर लगाएगा, एक फुल साइकिल बनाएगा, तो वो स्प्रिंग जहां पर पॉइंट था वो आगे चला गया खिसक के, तो वो क्या हो गया स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हुआ उस पॉइंट का, तो उस पॉइंट का स्ट्रेट लाइन उसको क्या कहते हैं पिच, क्या बोलेंगे पिच, है ना। तो अगर पिच निकलेगा भी cos थीटा से,
वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो गया, और भी साइन थीटा हो गया आपका सर्कुलर मोशन के लिए। तो जब पिच निकालेंगे, पिच को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका निकल जाएगा भी कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड। तो भी कॉस थीटा टाइम पीरियड बराबर क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे 2 टाइम पीरियड के लिए 2 पाई आर बटा भी, है ना। अब इस तरह से यहाँ पर आर की जगह पर एम भी, तो भी कॉस थीटा से, एक मिनट, हाँ, भी कॉस थीटा से भी कॉस थीटा कैंसिल, 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह क्या लिख देंगे, एम बी साइन थीटा बटा क्यू बी। नीचे तक दिख रहा होगा ना कंप्यूटर में, मोबाइल में, 2 पाई एम बी साइन थीटा बटा क्यू बी। तो इस प्रकार से पिच का फॉर्मूला आ गया P बराबर 2 पाई एम भी साइन थीटा बटा क्यू बी, भी एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो पिच ध्यान रखिएगा, जो हेलिक्स की बात कर रहे हैं और स्प्रिंग का, समझिए कि स्प्रिंग में पेन का जो स्प्रिंग हो या कहीं भी, या आप वायर को भी मोड़ के स्प्रिंग बना सकते हैं, वो हेलिक्स होगा। और जहां से स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आप पहुंचेंगे, जब उसमें घूमेंगे तो, क्योंकि सर्कल अगला सर्कल में प्रवेश कर जाएंगे, तो वो जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा वो कहलाएगा पिच, और एक समान रेडियस वाले सर्कल में घूमते रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हेलिक्स हो गया। हेलिक्स का रेडियस, पिच सब क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, वो पॉइंट क्या है, मान लिया जाए कि एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों प्रेजेंट है। मान लिया जाए चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसका वेलोसिटी 0 है, अर्थात रेस्ट चार्ज पार्टिकल है। तो रेस्ट चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई असर नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो असर पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड चल देगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है तो चार्ज पार्टिकल क्यू है इसी की तरफ जाएगा। अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता। बात समझ आया। सेकंड, अगर बाय द वे ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों प्रेजेंट है, और दोनों क्या है, मैग्नेटिक पैरेलल है। ठीक है, बी वेक्टर का पैरेलल है। तो जरा सोचिए इस कंडीशन में, यहाँ पर हम कुछ लिखे नहीं थे, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ लिखे नहीं थे, रेस्ट केवल बोले थे। तो रेस्ट चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करेगा। लेकिन अब जो बता रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलली है, और चार्ज पार्टिकल कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए, ठीक है, जैसे कि भी वेक्टर का डायरेक्शन ये, ई वेक्टर का डायरेक्शन ये, और बी वेक्टर का डायरेक्शन ये, तो भी और बी क्या हो गया, पैरेलली, तब पर भी मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। किसके कारण आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो चार्ज पार्टिकल होगा अपने ही डायरेक्शन में मूव करते रहेगा। ठीक है, अब आते हैं, ये भी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, और इसी डायरेक्शन में बी वेक्टर है। ठीक है, ई वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल है, लेकिन भी वेक्टर क्या है, दोनों पर परपेंडिकुलर है। भी वेक्टर क्या है, दोनों पर परपेंडिकुलर। तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, सर्कल में घूमेगा, और सर्कल में घूमते के साथ साथ आगे भी मूव करेगा। चार्ज पार्टिकल क्या होगा, आगे भी मूव करेगा, और इस कंडीशन के ट्रैजेक्टरी को कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि इसका तो हेलिक्स का रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा। ये भी क्या है, हेलिक्स ही बनेगा। ई वेक्टर और बी वेक्टर के कारण, ई वेक्टर और बी वेक्टर सर्कल में तो घूमेगा, और सर्कल में घूमते घूमते आगे की ओर जाएगा। सर्कल में घूमते घूमते आगे की ओर क्या है, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने वाला कौन है, ई वेक्टर है, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो भी वेक्टर है। ये क्या बन जाएगा, अब जरा देखिए
एक है ई वेक्टर, एक है बी वेक्टर। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस डायरेक्शन में आपको कोई भी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया, तो इस कारण जो ट्रेजेक्ट्री बनेगा वो बनेगा साइक्लोइड। वो क्या बनेगा, साइक्लोइड। जब ई वेक्टर और बी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी वी वेक्टर के साथ उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, तो क्या सा ट्रेजेक्ट्री बनता है, साइक्लोइड। ठीक है, तो आज हमने जितना चार्ज पार्टिकल का पाथ है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल का जो पथ है उस पथ का डिस्कशन कर दिए। इस पर एक क्वेश्चन है, अगला वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लेकर आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर अब तक आप वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो डाले उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। यदि जरूरत पड़े वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।